नमस्कार दोस्तों, नारायण कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक से दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन से आता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। तो कैपिटल के बारे में हम लोग सब जानते हैं। कैपिटल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पूंजी। और पूंजी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। अगर पूंजी नहीं है तो आप बिजनेस करिएगा कैसे? आप पहले पूंजी लगाइएगा, उसी के बाद आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो पाएगा। वो सब आप लोगों को पता है, इस पर हम नहीं ज़्यादा जाएंगे। तो मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल का होना तो बहुत ज़रूरी है ही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो कैपिटल हम लगा रहे हैं बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, उसका रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी फेवरेबल होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिस पे कैलकुलेशन किया गया कि 15% रेट ऑफ रिटर्न है कि 100 रुपया लगाएंगे 115 टका आ जाएगा। तो 100 रुपया लगाएंगे 115 टका आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तो 100, ये जो 15% का जो रेट है उससे कम का होना चाहिए। तभी हम लोग उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट को दूर से ही टाटा बाय बाय करने में भलाई है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा और पैसे भी वेस्ट होने से बच जाएंगे। क्योंकि कोई भी कैपिटल होता है ना, उसका एक अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मान लीजिए वहाँ पे हम जाके जो लॉस खाएंगे उससे अच्छा है ना कि पैसा को हम बैंक में रख दें, एफडीए कर दें। पॉजिटिव तो आएगा, निगेटिव तो नहीं आएगा। तो जैसे बीकॉम के सिलेबस में है, आप लोगों ने भी देखा होगा कैपिटल। तो कैपिटल में जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता है, इसमें आपका बैंक लोन भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इक्विटी शेयर्स आएगा, डिवेंचर आएगा, और भी अदर तरह की सिक्योरिटीज़ हैं जो कैपिटल के हिस्सा होते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट है जिसको फाइनेंस किया जा रहा है, फाइनेंसिंग में डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। मतलब कैपिटल का जो सोर्स है अलग अलग है। कुछ परसेंटेज डिवेंचर का है, कुछ परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर का है, कुछ इक्विटी शेयर्स है, कुछ आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है वो भी रह जाता है। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि 15% है। तो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए
हम अपना जो कैपिटल रहेगा उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेट ऑफ रिटर्न से कम रहे। जो हम दे रहे हैं बाहर वाले को, जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगा उससे ज़्यादा तो कम से कम, मतलब सॉरी, उससे कम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट क्या होगा, फिजिबल होगा। तो जितने भी कैपिटल के कंपोनेंट होते हैं उसके अपने अपने नेचर हैं, ठीक है। किसी में टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो किसी में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तब इन सब सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ पे इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वो भी आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत ज़्यादा हिट करता है। वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा भी देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम भी कर देगा। अगर आप सही से लिए हो तो ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन भी गलत होने का पूरा चांस हो जाता है। आप मतलब आँख बंद करके करिएगा कि हाँ ये है ये है ये है, इतना परसेंट है, उसको मतलब जिसका जितना पोर्शन है उसको उतना से इंटू करके निकाल दिए, बस हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे टैक्स का रेट दे दिया हो तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सावधान होना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, नहीं तो मिस्टेक होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। इसका थ्योरी का जो पोर्शन है मैं आप लोगों को जैसे ही क्लास आएगा उसके साथ मैं आप लोगों का थ्योरी का भी क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिएगा, फिर दिक्कत होता है तो फिर हम हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एम लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करता है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। 2002 में किए जाने वाले निवेश प्रस्ताव एक प्रपोजल है इन्वेस्टमेंट का, पर विचार करने हेतु 2001 के अंत में अनुमानित पूंजी की लागत इस प्रकार है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है 2002 में, लेकिन डिसीजन तो पहले लेना होता है कि भाई इसमें पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, तो पहले इसको देख लीजिए। फाइनेंस डेटा फॉर एम लिमिटेड, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिवेंचर 7.5%, बुक वैल्यू 45,000, डिवेंचर्स ये इतना, डिवेंचर 14%, 75, सब ये सारे के सारे बुक वैल्यू है, और ये सारे के सारे मार्केट वैल्यू है। तो टोटल डेट यहाँ पे दे दिया है इतना, ठीक है। सबका जो जितने भी डिवेंचर हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, तो यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स है आपका 20, जिसका मार्केट वैल्यू 10 है, इसका डिविडेंड का जो रेट है इतना है। इक्विटी शेयर्स है 720 का, इसका जो मार्केट वैल्यू इतना है। अब बोला इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। डिविडेंड है, डिविडेंड इतना दे रहा है 96, 97, 98, 99, 100 2001 में, ये आप देख लीजिए। अर्निंग पर शेयर्स कमा इतना आ रहा है, दे इतना आ रहा है, ठीक है। मार्केट में जो शेयर्स का जो रेट है ऐसे है, यहाँ पे 24 है, फिर यहाँ पे 2001 में 50 हो गया है, बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है,
कह रहा है कि वर्तमान में जारी निकटतम सम मूल्य पर जारी किए गए ऋण पत्रों पर इतना % 13.2% ब्याज निर्धारित किया गया है। सही, ये सर्वोत्तम अनुमान माना गया है। टैक्स रेट 40% है। हम पहले बोल दिए थे कि आप लोगों को सावधान होना है अगर टैक्स रेट का चर्चा है तो। अन्य ऋण में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण तथा निजी क्षेत्र में दिए गए ऋण पत्र हैं। बाजार मूल्य बाजार दर पर आधारित है जो फर्म के वार्षिक प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसी के बारे में बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये इसका पेड अप वैल्यू इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है। प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये का सममूल्य का है। वर्तमान में 50 रुपये पर ट्रेडिंग हो रहा है। मार्केट रेट उसका 50 रुपये है। चूँकि फर्म का लाभांश तथा आय 1996 से लगातार बढ़ रहा है, इक्विटी पूंजी की लागत की गणना के लिए स्थिर वृद्धि मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि लाभांश में थोड़ी सी ऊंची दर में वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति मान सकता है कि शेयरधारक भी आय में समान 10.8% की वृद्धि आशा कर सकता है। ये भी मान ले कि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 2002 में 2 रुपये 60 पैसे प्रतिशत लाभांश की आशा कर सकती है। तो पूंजी की लागत याद कीजिए। बस यहीं पर थोड़ा पॉइंट है टेक्निकल, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स का वो मतलब इसका कॉस्ट क्या है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ई मतलब इक्विटी से इससे समझ डिनोट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D0, ठीक है, प्लस P0 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि जो डिविडेंड जो है D0 पुराने रिकॉर्ड के अनुसार है 2 रुपये 60 पैसे आशा करता है। तो अभी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं D1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो D1 हो गया 2002, तो D0 क्या हुआ 2001, तो ठीक है। तो वहाँ पे जो रेट है आपका 2 रुपया 60 पैसा है। और P0 प्राइस, पिछले साल इसका प्राइस कितना था 50 रुपया, और ग्रोथ रेट क्या है 10.8 मतलब 1.108 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाता है 16%, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मार्केट रेट दिया है तो हम लोग मार्केट रेट के बेस पे ही क्या करते हैं, अपना सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें सब इजी है, बस एक ही चीज़ हमको समझाना है, उसी पे हम थोड़ा टाइम ले लेंगे, बाकी आप लोग भी आराम से कर सकते हैं इसको।
अब देख लीजिए, पहले है सबसे पहले डेट कैपिटल। $341 दिया हुआ है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, 10 दिया है। इक्विटी शेयर 824 इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, सब मार्केट वैल्यू ही ले रहे हैं। अब इसको हम टोटल करते हैं, देख लीजिए। 1175 1175 है टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कैपिटल कितना है 1175। इसमें से 1175 में से 341 ये है, तो इसका जो परसेंटेज बन रहा है, वेट जो है 29% है। ठीक है, 29% है। इसका लगभग में 0.01 है, और इसका हो गया आपका 70% है। ठीक है, अब देखिए, इक्विटी का तो हम निकाल लिए थे कि भाई यहाँ पे 16% है, इक्विटी 16 है। ठीक है, प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस का है 14%। अब यहाँ जो है डेट कैपिटल, हम बस 2 मिनट आप लोग का लेंगे। ये पॉइंट हम बता देते हैं, इससे क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हम एक पीएल बनाते हैं, छोटा सा ही पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक पोर्शन आता है एप्लीकेशन ऑफ मनी, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अब देखिए, ये जो डेट है, डेट पे जो मतलब डिवेंचर पे हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं वो यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद क्या निकलता है, सारा डिडक्ट माइनस होने के बाद प्रॉफिट निकलता है। अब प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब डिविडेंड कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर को जो देते हैं, ये सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उस ये यहाँ पे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, इसमें से क्या करते हैं, टैक्स घटा देते हैं। जो बचता है वो शेयर होल्डर का फंड, उसमें से क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को जो पे करना है पे कर दिए। उसके बाद जो बचता है वो फुल्ली का फुल्ली शेयर होल्डर का फंड रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, तो मान लीजिए टैक्स रेट यहाँ पर बता रहा है 40%, 40% टैक्स रेट है। और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 100 रुपया। ठीक है, कुछ देर के लिए हम एज्यूम कर लेते इसमें और कोई आइटम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1000 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 100 रुपया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया 900। इसको आप 40 कर लीजिए। ठीक है, 40%। टैक्स कितना लग गया 360 रुपया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 540 रुपया। देखिए, अगर ये 100 रुपया यहाँ जो आया है, तो 100 रुपया में से क्या हुआ है,
100 रुपया तो हम पीएल में दिखाए हैं, लेकिन 100 रुपया दिखाने की वजह से हमारा टैक्स जो है ना 40 रुपया से बच गया है। मान लीजिए यहाँ पे हम 100 रुपया नहीं दिखाते तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 रुपया होता, 1000 रुपया होता, और टैक्स यहाँ पे क्या हो जाता 400 रुपया। ठीक है, टैक्स यहाँ पर 400 हो जाता। लेकिन डिवेंचर पे जो ब्याज दिया गया है, डिवेंचर पे जो ब्याज दिया गया है 100 रुपया, 100 रुपया के वजह से क्या हुआ है 40 रुपया का टैक्स बच गया है। तो ओवरऑल हम डिवेंचर को मतलब एक फाइनेंस में एक कहावत है, पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर है। पैसे का ना जाना पैसे का आने का बराबर है। इसको आप समझिए बस, पैसे का ना जाना कि इसके वजह से कितना नहीं गया, 40 रुपया नहीं गया, वो आने के बराबर है, वो आने के बराबर है। तो आगे कितना गया 40 रुपया, तो 100 रुपया हम ब्याज दिए, 40 रुपया दूसरे तरफ से आ गया, तो नेट ब्याज हम कितना दिए 60 रुपया, नेट ब्याज हम दिए हैं 60 रुपया। समझ में आ गया होगा। बस मुझे इसी पॉइंट को समझाना था आप लोगों को, और कुछ नहीं। तो डेट जो हमारा पास डिवेंचर कैपिटल का जो कॉस्ट है बिफोर टैक्स है आपका 13.2%। उसमें से क्या हुआ है, मान लीजिए 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 40% जो है वो तो वापस आ रहा है ना टैक्स के रूप में। तो नेट कितना जा रहा है, मात्र जा रहा है नेट आपका 54% जा रहा है, नेट 54% जा रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 13.2 है, उसमें से 54% जा रहा है, तो कितना आ गया आपका 7.1। इफेक्टिव रेट ये है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये है। मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया 7.1। अब इसका देख लीजिए, इसका परसेंटेज जो है देख लीजिए 7.1 है इंटू 0.29 2.059, इसका 14 है, तो इसका 14 है, तो 14 है तो इसको इंटू कर लीजिए, 14 इंटू 0.01, ये हो गया आपका 0.14। यहाँ पे 16 है, 16 का वेट कितना है 16 इंटू 0.7 11.2, सबको टोटल कर लेते हैं। 0.14 प्लस 2.059 प्लस 11.9, ये हमारा आ जाता है 14.099%, मतलब 14.10% इसको बोल सकते हैं। यही है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा।